So, hello, my dear friends. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on economics. And this is class 6. And today, the first topic which is we are going to start is deficit financing. Deficit financing ये दो वर्ड से मिलके बना है. पहला है डेफिसिट एंड सेकंड इज फाइनेंसिंग. ये वर्ड कभी भी आपके नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई यूज करता है, यार मैं आपको फाइनेंस करता हूँ, इसका मतलब ये आपको देना चाहता है, फंड देना चाहता है, उधार देना चाहता है. और अगर ये डेफिसिट को फाइनेंसिंग करना चाहता है तो अगर कोई आपसे कहता है एजुकेशन को मैं फाइनेंस करना चाहता हूँ, इसका मतलब एजुकेशन का खर्चा देगा. अगर वो कहता है डेफिसिट को मैं फाइनेंस करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको कमी आई, जो भी आपको कमी पड़ी पैसे की, उसको फाइनेंस करना. तो ये डेफिसिट जो भी आई, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, जो भी आप कह लो, फिजिकल डेफिसिट स्पेशली, इस फिजिकल डेफिसिट को, जो भी डेफिसिट आई या जो भी पैसा कमी आई, इस डेफिसिट को फाइनेंसिंग करना ही कहलाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग. और इट इज इक्वल टू व्हाट? बोरोइंग. तो कुल मिला के ये जो बोरोइंग है, दैट इज इक्वल टू डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड दैट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट. जितना पैसा कम पड़ेगा उतना ही फाइनेंस करेगा, और जितना फाइनेंस कर रहा है उतना ही उधार कहलाएगा. तो दैट इज बोरोइंग. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो सारा मेथडोलॉजी, वो सारे मीन्स जो गवर्नमेंट यूज करती है इस डेफिसिट को पाटने में, इस कमी को पूरा करने में. जो पैसे की कमी हुई है इसको पूरा करने के लिए जो भी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है इसको फाइनेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड दैट इज इक्वल टू बोरोइंग. इस डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो मीन होगा दैट विल बी बोरोइंग. अब जो ये बोरोइंग है ये बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे कि व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. तो इसको यहां से देख लेंगे. डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स जनरेटिंग फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट which results from excess of expenditure over revenue. The gap being covered by borrowing. जो गैप हुई है वो कैसे कवर की जाएगी? थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेल ऑफ बॉन्ड्स और बाय प्रिंटिंग न्यू मनी. अब दो माध्यम है इसमें, या तो बॉन्ड इशू किया जाए या फिर प्रिंटिंग न्यू मनी. अब ये बॉन्ड क्या होता है साहब? ये जो बॉन्ड होता है कि इट इज लाइक एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट है किसके किसके बीच? जब गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट क्या हुई? इशूअर हुई, राइट. और इधर जो बंदा इसको परचेज कर रहा होगा, राइट, जो रिसीव कर रहा होगा इस बॉन्ड को, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा. ये कहता है कि भाई मैं आपको लिखित में दे रहा हूं कि आप मेरे को उधार दे दो, और मैं आपको आज के 5 साल बाद जिसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, जब टाइम 5 साल पूरा हो जाएगा उसको कहते हैं मैच्योरिटी पूरा होना, उस समय मैं आपको 10% इंटरेस्ट या जो कुछ भी एग्रीमेंट में लिखा होगा उसके हिसाब से पैसा चुका दूंगा. तो कुल मिला के ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच, और इस एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट को एक तो पैसा मिल जाता है, और ये बंदा जो परचेजर होता है इसका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है और इसको घर बैठे रिटर्न मिल जाता है. तो ये है बॉन्ड. तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट डॉन की तरह है. मैंने आपको बोला है डॉन. उसकी इच्छा हुई तो वो बॉन्ड जारी करेगा, और उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो सर्वशक्तिमान है, वो डॉन है, और डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता. तो वो क्या कर सकता है? वो पैसा छाप सकता है. कहता मत दो बे पैसा, मैं छाप लूंगा. प्रिंट कर सकता है, बोला वो आरबीआई प्रिंट कर पैसे फटाफट, तो प्रिंट करेगा. प्रिंटिंग पैसे गवर्नमेंट अपनी मन माफिक जितना चाहे कर सकता है, लेकिन वो इतना गधा नहीं है. डॉन भी अगर रिस्क लेता है तो इसका मतलब थोड़े कि आर्मी से भिड़ जाएगा. वो कम रिस्क लेगा,
रिस्क लेगा लेकिन कम रिस्क लेगा। तो प्रिंटिंग कर सकता है जितना वो चाहे, जितनी मर्जी है, लेकिन वो इतना करेगा जितना पे उसको रिस्क ना हो। तो ये बॉन्ड भी जारी कर सकता है और मनी को भी प्रिंट कर सकता है। तो ये चाहे प्रिंटिंग मनी करके डेफिसिट को फाइनेंस करे, चाहे बॉन्ड जारी करे, दोनों मिला करके अल्टीमेटली इसे कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ व्हाई डू वी नीड डेफिसिट फाइनेंसिंग? याद रखना है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्यों है। इसलिए है कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करोगे, ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा खर्चा करोगे, सोशल जस्टिस को इंश्योर करोगे, तो सिंपल सी बात है कि आपका पैसा जितना आता है उससे ज़्यादा जाएगा। और इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं यहाँ के, खासकर कॉरपोरेट कंपनीज, वो भाई इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती क्योंकि उनको सोशल कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपने प्रॉफिट के लिए मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग में सिर्फ प्रॉफिट के लिए पैसा खर्च करेंगे और कहीं तो करेंगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी ना करेंगे। तो रोड कौन बनवाएगा? गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। स्कूल कौन बनवाएगा? गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जितने भी अदर काम जो प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कर पाते वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, और इसलिए उनके पास उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, और स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा तो डेफिसिट होगी, और इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। नाउ व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्या क्या निगेटिविटी हैं अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं? तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमने प्रिंटिंग करी न्यू करेंसी को, लेट्स कंसीडर कि हम न्यू करेंसी को प्रिंटिंग करेंगे, तो क्या होगा? पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा, और पैसा मार्केट में अगर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा? ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा, इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। जरा सोच के देखो कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो तुम परचेजिंग करोगे ना साहब। तो अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया तो एकदम सिंपल सी बात है कि हम परचेजिंग करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, और प्रोडक्शन उस हिसाब से अगर नहीं हो पाया तो सिंपल सी बात है इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन अगर सेम काम हो जाए जब इकोनॉमी नीचे जा रही हो, इकोनॉमी काफ़ी नीचे जा रही हो, और तब यही काम किया जाए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमी आगे बढ़ने लगेगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही है तो इसके नुकसान है, और अगर इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रही है तो ये डिमांड क्रिएट करेगा। याद रखेंगे, इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई बैलेंस होना जरूरी है, और गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी फिजिकल पॉलिसी के जरिए उस बैलेंस को मेंटेन रखती है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी। समझ में तो आ गया होगा कैसे? ठीक है। ऑलरेडी अभी देखते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया ऑलरेडी शॉट अप टू 5.5 ईयर हाई ऑफ 7.35%। जो रिटेल इन्फ्लेशन है इंडिया में याद रखेंगे 7.35 बहुत ज़्यादा है, और इसलिए अगर प्रिंटिंग की गई तो सिंपल सी बात है और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपको पता होगा आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का लिमिट है वो कितनी है? 4 ± 2। ठीक है ना? तो 2 से 4 और 4 से 6 के बीच, ठीक है, 2 से 4 और 4 से 6 के बीच इतनी ही होनी चाहिए, और यहाँ पे पहुँच गई है 7.35%। तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी अगर इन्फ्लेशन हाई है और प्रिंटिंग की जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? याद रखेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग इफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट एडवर्सली। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है तो इन्वेस्टमेंट पे एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी, खासकर तब जब इकॉनमी बैलेंस हो, बहुत ज़्यादा नीचे ना गई हो। क्यों? क्योंकि व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगा इकॉनमी में तो एम्प्लॉय क्या करते हैं? हायर वेज की डिमांड करेंगे। अगर हायर वेजेस की डिमांड मान ली जाए तो क्या होगा?
सिंपल सी बात है, कारपोरेट वाले, कंपनी वाले को वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी तो अपने आप सामान महंगा होगा कि नहीं होगा? क्यों महंगा होगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। भाई अगर आपको पता है लैंड, लेबर, वेज, कैपिटल याद है? लैंड, लेबर, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या कहते हैं उसको, इंटरप्रेन्योर, ये सब जोड़ के तो कॉस्ट निकलता है। अब अगर वेजेस महंगी हुई यानी कि लेबर महंगा हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, चीज़ें महंगी होने लगेंगी, और कहीं ना कहीं जो कंपनी होगी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास पैसे कम बचेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो जो सेविंग होगी उसकी वो कम बचेगी जो कंपनी के पास, और वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो इन्वेस्टमेंट पे निगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। मेरी बात मुझे लगता है कि समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो कर रहा है, एक तो उन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे, प्रिंट कर डालेंगे। अगर हमने प्रिंट नहीं किया तो क्या करेंगे? तब तो हम उधार लेंगे। उधार हम दो तरीके से ले सकते हैं। अपनी कंट्री में लेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर हम लेते हैं तो इसे कहेंगे इंटरनल डेट। डेट मतलब कर्ज, कर्ज ही तो ले रहे। अगर हमने एक्सटर्नल डेट लिया तो इसका मतलब होगा हमने फॉरेन कंट्री से पैसा लिया। तो ये जो इंटरनल डेट है साहब, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं इंटरनल डेट में क्या क्या चीजें आती हों। तो नंबर 1, गवर्नमेंट जारी करती है क्या? बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल। जो सेंटर गवर्नमेंट है वो बॉन्ड जारी करती है और ट्रेजरी बिल जारी करती है। किसके माध्यम से? आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई को कहती है कि मेरा 5,000 करोड़ का जरा बॉन्ड जारी कर देना। तो आरबीआई सेंटर गवर्नमेंट के नाम पे, ये सेंटर गवर्नमेंट है, आपको पता है सेंटर गवर्नमेंट का ये कस्टडियन होता है, फाइनेंसर होता है आरबीआई। आरबीआई बोला तो आरबीआई ने पब्लिक के लिए बॉन्ड जारी कर दिया। और ये बॉन्ड कौन उठा लेगा? ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हो गए या इंश्योरेंस वाले, ये इसको उठा लेते हैं क्योंकि उनका बहुत बेनिफिट है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जो होता है वो 1 साल से कम समय के लिए बॉन्ड होते हैं। 1 साल से कम समय के लिए जो बॉन्ड सेंटर गवर्नमेंट सिर्फ जारी करती है उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो होता है 1 साल के नीचे के जो बॉन्ड हैं उन्हीं को हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। दूसरी चीज क्या हुई, क्या आएगा इंटरनल डेट में? तो पहली चीज हो गई क्या? बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल। दूसरी चीज क्या हो गई साहब? दूसरी चीज हो गई स्मॉल सेविंग स्कीम्स। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? किसान विकास पत्र, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, इनको आप कह सकते हैं स्मॉल सेविंग्स। ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है? आरबीआई से कहेगा कि आप जो है मुझे पैसा दे दो, तो आरबीआई पैसा देता है, इसको बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। तो आरबीआई इसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे देता है और इससे इंटरेस्ट चार्ज करता है जितना रेपो रेट के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। तो ये सब क्या है? ये सब है इंटरनल डेट।
बॉन्ड जारी करके, ट्रेजरी बिल जारी करके, स्मॉल सेविंग स्कीम से पैसा वसूल करके, और वेज एंड मींस एडवांसेस, आरबीआई टेम्पररी पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा देती है उसे वेज एंड मींस एडवांसेस बोलते हैं। एक्सटर्नल डेट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? अब जो एक्सटर्नल डेट होता है वो एक दो तरीके की एक्सटर्नल डेट होंगी। एक तो एक्सटर्नल डेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल डेट होगा उससे ज़्यादा ब्रॉड होता है एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। कैसे? जो एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया है उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है सिर्फ, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर हम सिर्फ देखेंगे तो कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट क्या जारी कर सकती है? सोवरेन बॉन्ड। दूसरा एनआरआई डिपॉजिट। तीसरा लोन्स फ्रॉम बाइलेटरल और मल्टीलेटरल बॉडीज। ठीक है, तो एक तो क्या करें, सोवरेन बॉन्ड जारी कर दिया तो मल्टीनेशनल जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से वहाँ से पैसा उठा लेगा। एनआरआई को जो डिपॉजिट होता है वो ले लेता है, जो हमारे गवर्नमेंट के पास आ जाता है उसको एनआरआई डिपॉजिट्स लगातार इशू करते रहते हैं जो गवर्नमेंट होती है। तीसरा होता है लोन फ्रॉम बाइलेटरल और मल्टीलेटरल बॉडीज। बाइलेटरल में जैसे हम जापान से लेते हैं तो जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया तो बायलैटरल कहेंगे। मल्टीलैटरल अगर हम वर्ल्ड बैंक से ले लें तो क्या कहेंगे इसे? मल्टीलैटरल। एडीबी से ले लें तो इसे क्या कहेंगे? मल्टीलैटरल बॉडी। है कि नहीं है? अब ये तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर हम एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया की बात करें, टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया की बात, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल डेट में नंबर 1 किसका आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल डेट। ठीक है, प्लस ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैं ये आते हैं एफपीआई। क्या लेते हैं? जो बॉन्ड परचेज करते हैं। किसका? कारपोरेट का। खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? तो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है इसका जो बॉन्ड परचेज होता है, कारपोरेट वाले बॉन्ड देखो, एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बॉन्ड जारी करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने बॉन्ड जारी कर सकती है और कारपोरेट वर्ल्ड वाले अपना बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो तीनों हुआ कि नहीं हुआ? प्लस एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट ये ला करके बैंक में जमा कर गए, किसी बॉन्ड की वजह से नहीं, बस अकाउंट में जमा कर गए। तो जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं ये भी हमारे क्या है? डेट ही तो है, इनको लौटाना पड़ेगा जो डिपॉजिट है आपके बैंक में जमा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। तो एक्सटर्नल डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बाकी जो पैसे लेते हैं वहाँ पे गारंटर होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेती है बाहर से तो वो गारंटर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। एक बात और याद रखेंगे कि जो 31 मार्च 2019 को जो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट था भाई साहब, दैट वाज $543 बिलियन। 31 मार्च
2019 को ये $543 बिलियन, जो कि इंडिया की जीडीपी का 19.8% था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज पब्लिक डेट? सो पब्लिक डेट इज इक्वल टू इंटरनल डेट प्लस एक्सटर्नल डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल पैसा ये लेती है, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट, वो मिला करके हो जाता है पब्लिक डेट। नाउ व्हाट इज रूपी डेट? ये रूपी डेट क्या है साहब? रूपी डेट पर थोड़ा देख लेते हैं। रूपी डेट का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं रूपी डिनोमिनेटेड डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रूपी डिनोमिनेटेड डेट, कभी भी ये टर्म लिखा हो रूपी डिनोमिनेटेड डेट, तो पहली चीज तो इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल जो लोन है उससे रिलेटेड। नंबर वन, हमें ये पता चल गया कि ये फॉरेन लोन से रिलेटेड है। फॉरेन जो बोरोइंग है उससे रिलेटेड, नंबर वन बात हमें पता चली। कि नंबर टू बात हमें पता चल गई कि ये रूपी में डिनोमिनेटेड होती है, यानी कि इसको जब हमारे यहाँ की कोई कंपनी या गवर्नमेंट जब चुकाएगी तो इसे रुपए में चुकाएगी। समझ गए? जनरली हम जो लोन लेते हैं बाहर से वो डॉलर में लेते हैं। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं ये लंदन है, लंदन से कोई बंदा जब इंडिया आता है तो इंडिया में जब उधार इंडिया लेता है लंदन से तो ये डॉलर में लेता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होगी? रूपी डिनोमिनेटेड जो डेट होंगे ये हम रुपए में लेते हैं। अच्छा, अगर हम डॉलर, ध्यान से देखेंगे, अगर हम डॉलर लेते हैं तो क्या नुकसान है और रूपी में लेते हैं तो क्या फायदा है? लेट्स कंसीडर कि ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन से एक आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो ये किस में लेके आएगा? डॉलर में लेके आएगा। जब डॉलर लेके आएगा तो ये डॉलर देके रुपया खरीदेगा। लेट्स कंसीडर कि अभी $1 बराबर है 70 रुपीज के। आज के 2 साल बाद हो जाता है $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। लेट्स कंसीडर, तो ये भाई साहब जब जाएगा बाहर, सोच के देखना, ये बंदा जब बाहर जाएगा तो इसे $1 का 75 रुपीज मिलेगा, यानी 75 रुपीज देगा तो ये $1 पाएगा। ये नुकसान में चला गया ब्रिटेन का बंदा। लेकिन वहीं पे अगर $1 मिलता है 65 रुपीज आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो बंदा ज़्यादा डॉलर लेके इंडिया से जाएगा। ये क्या बताता है कि अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, या इंडिया डॉलर में लेता है, तो वोलाटिलिटी होगी। पता नहीं कितना डॉलर लौटाना पड़े उस समय, आज के 5 साल बाद, नोबडी नोज। तो इस वोलाटिलिटी से, इस इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए रूपी डिनोमिनेटेड डेट जारी किया जाता है। यानी कि भैया ऐसा है कि हम आपसे रुपए में लेंगे और हम आपको रुपए में देंगे, डॉलर का कहीं बीच में कोई नहीं है। यानी ये जो ब्रिटेन का बंदा है, यहाँ पे एक फर्म होगी, ये फर्म इंडिया के लिए काम कर रही होगी, इस फर्म के पास जाएगा, इसको वो डॉलर देगा, ये फर्म क्या करेगी? इंडिया को रुपीस में दे देगी कि भाई ये लो 10,000 करोड़ रुपीस आप ले लो। इंडिया के पास ये पैसा आ गया। अब इंडिया को अगर लौटाना होगा इस पैसे को, तो इंडिया भी इसको 10,000 रुपीज में लौटा देगी। 10,000 रुपीज इस फर्म की जिम्मेदारी है अब कि वो कितने डॉलर में इसको देता है, क्या बवाल लेता है, ये इंडिया के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया उस वोलाटिलिटी से बच गया
उस इंस्टेबिलिटी से बच गया जो आज के 5 साल बाद होने वाली। 5 साल बाद वो एकदम श्योर है कि 10,000 रुपीज लिया है, इसमें हम इंटरेस्ट रेट जोड़ेंगे जो भी है और इनको हम लौटा देंगे 10,500 जो भी है, ठीक है। तो इंडिया उस वोलेटिलिटी से बच गया, इंस्टेबिलिटी से बच गया। तो ये है रूपी डिनोमिनेटेड डेट। रूपी डिनोमिनेटेड डेट का मतलब है कि रुपए में लेंगे और रुपए में देंगे भैया, हमें नहीं चाहिए डॉलर वॉलर, ठीक है। तो दिस इज रूपी डिनोमिनेटेड डेट। और ये जो रूपी डेट है ये इंडिया को वोलेटिलिटी से बचा लेता है, ना फायदा ना नुकसान, भैया रुपए में लो। जैसे इंडियन इंटरनल जैसे लोन ले रहे हैं, इंडिया जब लेता है अपने लोगों से, इंडियन गवर्नमेंट जब अपने लोगों से लोन लेती है तो रुपए में लेती है ना, रुपए में देती है। तो ये लगभग इंटरनल डेट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्सटर्नल कंट्रीज से इंटरनल तरीके से पैसा लेना ही रूपी डिनोमिनेटेड डेट की सबसे बढ़िया फीचर है। तो व्हाई इज इट नेसेसरी? नंबर 1, टू एस्केप फ्रॉम वोलाटिलिटी इन फॉरेन करेंसी। दूसरा, एक्सटर्नल लोन, एक्सटर्नल बोरोइंग feels like internal borrowing, राइट। तीसरी चीज जो जिम्मेदारी है साहब, जरा सोच के देखना, जिम्मेदारी किसकी है? अब the responsibility of currency risk is on the another side, so no currency risk। कितना देना पड़ेगा, कितना डॉलर देना पड़ेगा, कोई रिस्क है क्या? नहीं है। और चौथा, जितना लेना है उतना ही देना है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो। जो बोरोअर होता है रिटर्न्स एज मच एज ही borrowed प्लस इंटरेस्ट। जितना उसने पैसा लिया उतना देगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ के दे देगा साहब। और सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंट्री की लिक्विडिटी है उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भले वो पैसा रुपए में दे, लेकिन वो इंडिया में ही जमा होता है, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाता है। वो जो फर्म होगी वो फर्म इंडिया से ही रुपया खरीदने वाली है, तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ ही रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है इंडिया की कुछ। एग्जाम्पल भाई बताओ इसके क्या क्या है? नंबर 1 तो रूपी डिनोमिनेटेड NRI डिपॉजिट्स, उनके नाम आके आगे जोड़ दिया हमने। रूपी डिनोमिनेटेड NRI डिपॉजिट। सेकेंड, अगर हम देखें तो मसाला बॉन्ड का नाम बहुत ही फेमस है, अभी इस पे हम डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो रूपी डिनोमिनेटेड। 3 एग्जाम्पल फेमस है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर कभी पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रूपी डिनोमिनेटेड डेट, तो आप रूपी डिनोमिनेटेड NRI डिपॉजिट्स, मसाला बॉन्ड बहुत फेमस है, मसाला बॉन्ड इज रूपी डिनोमिनेटेड डेट, ठीक है ना। अब चलते हैं व्हाट इज मसाला बॉन्ड।
मसाला, मसाला बॉन्ड। ध्यान से देखेंगे तो मसाला कहाँ फेमस है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पूरे वर्ल्ड में मसाला इंडिया का फेमस था। तो इंडिया का जो स्पाइस के लिए फेमस है पूरे कई 100 सालों से, उसी के नाम पे मसाला बॉन्ड जारी किया गया। एक्चुअली में इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है, उसको बोलते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये IFC क्या करता है? इसकी एक खास बात होती है कि ये प्राइवेट लोगों को पैसा व्यवस्था करता है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट को नहीं व्यवस्था करता, प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए व्यवस्था करता है। हमारे इंडिया की जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, उनको अगर फॉरेन से पैसे की ज़रूरत होगी तो पैसा कैसे लेंगे? IFC इनिशिएटिव लेता है। IFC कहता है कि काम करते हैं कि हम आपके नाम पे बॉन्ड जारी कर देते हैं, हम गारंटर बन जाते हैं, तो शायद फॉरेन वाले आपको पैसा दे दें। तो ये जो बॉन्ड प्राइवेट कंपनीज के लिए IFC जारी करता है, दिस बॉन्ड इज इश्यूड ऑन बिहाफ ऑफ private companies by international finance corporation in different countries, maybe especially in Britain। ये ब्रिटेन में जारी किया गया था। तो दिस बॉन्ड वॉज नेम्ड एज मसाला बॉन्ड। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग, जैसे अगर ये जापान के लिए जारी करता है तो उसको बोलता है समुराई बॉन्ड। अगर ये चाइना के लिए जारी करता है तो उसको बोलता है डिमसुम बॉन्ड, राइट। तो IFC डिमसुम बॉन्ड चाइना के लिए, समुराई बॉन्ड जापान के लिए जारी करता है, वैसे ही मसाला बॉन्ड इंडियन कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए जारी करता है। और दिस बॉन्ड इज रूपी डिनोमिनेटेड, यानी कि वही अगर ये ब्रिटेन में, लंदन में कोई बंदा बॉन्ड खरीदता है, राइट, ये बॉन्ड कहां से? इंडियन कंपनी से लेता है ये बॉन्ड, तो ये क्या करेगा? ये उसको पैसा किस में देगा? रूपी में देगा, क्योंकि ये रूपी डिनोमिनेटेड है। और जो ये इंडियन कंपनी है, इसको उतना ही रुपया चुकाना होगा जितना कि वो ले रहा है। उसका डॉलर की वोलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं है, उसका एक्सचेंज रेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये आराम से बिक जाता है, क्यों? क्योंकि IFC गारंटर है, IFC बीच में है। तो ये जो मसाला बॉन्ड है, ये बहुत सारी कंपनियों ने फ़ायदा उठाया, जैसे कि हमारी जो कंपनियां हैं HDFC, NTPC, है ना? कौन कौन सी कंपनियां? HDFC, NTPC, सभी कंपनियों ने मसाला बॉन्ड जारी किया। तो नंबर 1 मसाला बॉन्ड IFC के द्वारा जारी किया जाता है। इट इज इश्यूड बाय IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फॉर फॉरेन फंडिंग टू इंडियन प्राइवेट सेक्टर। इट इज अ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नाउ अदर टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स में और क्या आएंगी? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये क्या करता है? ये RBI है। RBI कौन है? ये भाई साहब बैंकर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट। ये क्या करता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा कम होता है, थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है, डेली के एक्सपेंसेस जैसे होते नहीं कि आपको थोड़ा मिसमैच हो रहा है अकाउंट, तो मिसमैच को अगर सही करना है तो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या करता है? लेंड करता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है, वेज एंड मीन्स। तो इसे क्या बोलते हैं हम? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। मजे की बात क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी ज़रूरत हो जाए तो उसको भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA किया जा सकता है। इन केस अगर
सेंटर गवर्नमेंट ये कितना कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जितना रेपो रेट होता है। जो वेज एंड मीन्स इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू रेपो रेट, इट विल बी इक्वल टू रेपो रेट। लेट्स कंसीडर कि इसे और पैसा चाहिए, जितनी लिमिट है, नहीं मेरे को इससे ज़्यादा पैसा चाहिए जितना होता है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, राइट। मान लेते हैं आरबीआई ने लिमिट फिक्स करी, भाई इतना पैसा ही आपको देना है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं, तो आपकी लिमिट इतनी है। लेकिन कहता है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मुझे ओवरड्राफ्ट करना है, मुझे अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा चाहिए, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मोर देन द लिमिट सेट बाय द आरबीआई, अगर उससे ज़्यादा पैसा लेता है तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, रेपो रेट प्लस 2%। तो आरबीआई क्या करे, रेपो रेट पे 2% एक्स्ट्रा, जितना ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी उतना ज़्यादा पैसा हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। बैंकर है भाई, बैंक तो प्रॉफिट पे चलता है। तो आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो जिसके तहत आरबीआई पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, नंबर 1 शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, दूसरी बात वो जो मिसमैच होता है अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए देता है, तीसरा रेपो रेट के बराबर उस पर इंटरेस्ट रेट लगाता है, चौथा अगर उससे लिमिट से ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट के लिए 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगाता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, आरबीआई क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा देता है तो उसके लिए कई टूल इसने बना रखे हैं। इसके लिए WMA है, ठीक है, इसके अलावा स्पेशल WMA है। ये स्पेशल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्पेशल WMA। स्पेशल WMA क्या है कि एक तो आप अपनी लिमिट तक पैसे ले लो, लेकिन और पैसा आपको चाहिए तो आप एक काम करो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी गिरवी रख दो। तो ये स्पेशल WMA ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सेंटर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होगी उनके बेस पे, सेंटर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उनके बेस पे और ज्यादा पैसा लिया जा सकता है, उसे गिरवी रखा जा सकता है। इसके अलावा और क्या माध्यम है जिसके माध्यम जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिला सकता है, उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। कि स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो होता है कि स्टेट की तरफ से आरबीआई बॉन्ड जारी करता है। ये स्टेट बॉन्ड है जिसे आरबीआई स्टेट के तरफ से जारी करता है और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट कैसे पैसा देगा, WMA के तहत दे सकता है, स्पेशल WMA के तहत दे सकता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन के तहत भी पैसा अरेंज कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नाउ एनआरआई बॉन्ड्स क्या होते हैं, एनआरआई बॉन्ड्स और सॉवरेन डेट, इसके लिए थोड़ा एनआरआई बॉन्ड पे ही चलते हैं। ये जो एनआरआई बॉन्ड है, नंबर 1 पता चल गया कि आपको कि एनआरआई के लिए ही इशू किया जाता होगा। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो भी बंदा 6 महीने से ऊपर बाहर रहता है, फॉरेन कंट्रीज में रहता है, उसे हम एनआरआई मान लेते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में अपने डाल लो कि जो भी बंदा 6 महीने से ऊपर किसी दूसरे देश में रह रहा है उसे हम एनआरआई मान लेते हैं। और एनआरआई के लिए अगर कोई बॉन्ड जारी किया जाता है तो उसे बोलते हैं एनआरआई बॉन्ड। नाउ ये 3 बार अभी तक जारी किया जा चुका है। 1998 में जारी किया गया, उसके बाद 2000 में जारी किया गया, आई थिंक 2000 में, और उसके बाद 2013 में जारी किया गया। आप ध्यान से देखेंगे जो एनआरआई बॉन्ड है ये किस लिए है, टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो जाती है तो उसको बूस्ट करने के लिए, एंड रिवर्स द स्लाइड ऑफ रूपी एक्सचेंज रेट।
जो रूपी एक्सचेंज स्लाइड होता है, रुपया सस्ता होता जाता है। क्यों? क्योंकि लोग डॉलर खरीदने लगते हैं, रुपया देने लगते हैं। तो उसको रिवर्स करने के लिए, उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए एनआरआई बॉन्ड जारी किया जाता है। आपको पता होगा कि 1998 में हमने पोखरण विस्फोट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। पोखरण में एटॉमिक ब्लास्ट किया था और उसके बाद बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे हमारे ऊपर। और उन सैंक्शंस से बचने के लिए, उन सैंक्शंस के प्रभाव को कम करने के लिए, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने बहुत सारे बॉन्ड जारी किए। 1998 में जो जारी किया गया उसका नाम था रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड। 2000 में जारी किया गया था, उसका नाम था इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट। अटल बिहारी वाजपेयी ने एनआरआईज को कहा था कि अब आपको अपने देश के लिए सेवा करनी होगी, आप अपने देश की हेल्प करें। और फिर सारे एनआरआईज ने पैसा दिया। देखिए, इन्होंने 5 बिलियन रुपए मांगा था और 4.8 बिलियन अरेंज हो गया था। दूसरी बार 2000 में फिर से इन्होंने $5 बिलियन उधार मांगा था, ये भी लगभग अरेंज हो गया था। 2013 में उसी नक्शे कदम पे फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट FCNRB, ये स्पेशल डिपॉजिट था $34 बिलियन का, जिसे आपको पता है इंडिया की हालत ख़राब थी उस समय। 2013 तक पहुंचते पहुंचते आपको पता है कि बहुत सारे रिसेशन वगैरह चल रहा था पूरे वर्ल्ड में। उसको बचाने के लिए $34 बिलियन का इन्होंने इशू किया था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। उसमें से $30 बिलियन इकट्ठा हो गया था इंडिया के पास। तो कहीं ना कहीं जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया बच गया बहुत सारी प्रॉब्लम से सिर्फ अपने एनआरआईज की वजह से। ये इसलिए भी लोग खरीद लेते हैं क्योंकि आरबीआई इस पे गारंटी देता है और AAA क्रेडिट देता है। तो AAA क्रेडिट देता है आरबीआई, इसलिए इसको लोग आसानी से खरीद लेते हैं और उनको पूरा घर बैठे काफ़ी बेनिफिट होने लगता है, चूँकि गवर्नमेंट देती है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है उसे सॉवरेन बॉन्ड बोलेंगे। सॉवरेन क्योंकि गवर्नमेंट सॉवरेन होती है। तो एनआरआई बॉन्ड 3 बार जारी किए गए। पहला रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड 1998 में, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट 5 बिलियन का 2000 में, और फिर 2013 में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स।